हाय एवरीवन, सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आर वी कनेक्टेड? मेरी आवाज आप तक आ रही है? आज है मैग्नेटिज्म पार्ट 2, राइट। जैसा कि आपको पता ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ऊपर हमारी बहुत ही अच्छी रिवीजन सीरीज चल रही है, राइट, जिसमें हम डेली सेशंस ले रहे हैं। डेली 5 PM पर आपकी क्लास होती है, ठीक है। तो अभी कनेक्टेड, मेरी आवाज आ रही है? अगर मैं ग्रुप पर लिंक भेज देता हूं, देन वी कैन बिगिन। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है जी, चलिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही है, अगर आप आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इंडिया की सबसे बेस्ट जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज है वो यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ठीक है, इसमें मैं ऑलरेडी मैथमेटिकल फिजिक्स करवा चुका हूँ, मैकेनिक्स करवा चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स करा चुका हूँ, और अब हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसकी क्लास नंबर 1 हमने कल करी थी। मैग्नेटिज्म से हमने स्टार्ट किया अपने चैप्टर को। ठीक है, पहले मैग्नेटिज्म करेंगे, इंडक्शन करेंगे, पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पर जाएंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म की क्लास 1 मैंने आपको करवा दी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम और इसके आगे बढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और मैग्नेटिक स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, राइट, मैग्नेटोस्टैट से रिलेटेड जितने भी और इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सबको कवर अप करेंगे, उन सबके ऊपर क्वेश्चंस भी यहां पर हम कर रहे होंगे यार। ठीक है एवरीबॉडी, चलिए। प्लीज लेट मी नो दैट वी आर कनेक्टेड वेल। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, वेल डन यार। ठीक है, मुझे बता दीजिए लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एक बार क्विक रिवीजन मैं आपको करवाना चाहूंगा, एंड देन वी कैन बिगिन, राइट। जो लोग पहली बार मेरी क्लास को देख रहे हैं यार, दिस इज योर एजुकेटर शानू अरोरा, एमएससी आईआईटी बॉम्बे, ऑल इंडिया रैंक 25 आईआईटी जैम, और आपके लिए बहुत सारे क्लासेस की तैयारी, एग्जाम्स की तैयारी मैं आपको यहाँ पर कराता हूँ। सिर्फ एग्जाम्स की नहीं, करियर की तैयारी हम यहाँ पर करते हैं यार। ठीक है, तो मेनली ठीक है, एक अच्छा फिजिक्स सीखने पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, एक अच्छा करियर बनाने पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसी के हिसाब से हम यहाँ पर चलिए। चलिए जी, एग्जाम आ रहे हैं आपके, गेट एग्जाम आने वाला है आपका 20 दिनों बाद, और आईआईटी जैम एग्जाम आने वाला है आपका 35 डेज के बाद। आई होप आपका रिवीजन प्रैक्टिस अच्छे से चल रहा होगा, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप भी पूरी कोशिश करिए। ठीक है जी, चलिए। तो लास्ट क्लास में हमने सर मैग्नेटिज्म में बात करी थी, कितने तरह की करंट डेंसिटी होती है, कितने तरह की चार्ज डेंसिटी होती है, उनके बीच में रिलेशंस क्या होते हैं, राइट। और हमने बात करी थी फिर ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, बायो सावर्ट लॉ क्या है, राइट, बायो सावर्ट लॉ के ऊपर भी हमने बात करी थी, राइट। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करी थी कि डेल डॉट बी जीरो होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर क्लोज लूप जीरो होता है। डेल डॉट बी का जीरो होने का मतलब क्या है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, बी इज ऑलवेज मेक क्लोज लूप, मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो फ्रॉम क्लोज। ठीक है जी। और हमने बात करी थी एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर, एम्पियर सर्किटल लॉ इज डेल डॉट बी म्यू नॉट जे, या फिर आप इंटीग्रल फॉर्म में अगर कहें तो इंटीग्रल फॉर्म में बी डॉट डी एल म्यू आई एनक्लोज्ड होता है। इसके ऊपर हमने बात करी थी, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करे थे। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में बताया था। स्ट्रेट वायर की वजह से ये फॉर्मूला होता है हमारा म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, राइट। सर्कुलर वायर के ऊपर हमने बात किया था, एक्सियल पॉइंट पर ये होता है, सर्कल सेंटर पर ये होता है, और आर्क ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला ये होता है, राइट। हमने ये डिस्कशंस किए थे। उसके बाद हमने सोलेनॉइड के लिए भी बात करी थी, राइट। फिर हमने ये क्वेश्चन कुछ होमवर्क में दिए थे, इसका आंसर मुझे बताओ क्या आ गया था आपका यार, जरा सा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या आ रहा था? प्लीज लेट मी नो यार, क्या आएगा जल्दी से बताओ। आपके जो डाउट हैं कमेंट सेक्शन में मैं देख पा रहा हूं, उसके बारे में भी बताएंगे सर। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैं एक डाउट देख पा रहा हूं, चलो जब तक ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, जिन्होंने नहीं किया है क्वेश्चन नंबर 40 ट्राई करो, मैं आपके डाउट्स का भी आंसर बता देता हूं। नोबिता का डाउट है, सर मैंने 12th क्लास के बाद ईएमटी नहीं पढ़ा है, उससे क्या गेट के ईएमटी के क्वेश्चंस हो जाएंगे? देखो, गेट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा होता है आईआईटी जैम का, लेकिन ये वाले टॉपिक्स भी आते हैं, राइट। गेट एग्जाम में बीएससी और एमएससी दोनों की ईएमटी आती है, तो ये जो मैं पोर्शन करा रहा हूं ये भी आपका गेट एग्जाम में आता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको हेल्प मिलेगी इस वाले टॉपिक। ठीक है जी। सर मॉडर्न एंड क्वांटम यूट्यूब पे होगा या रिकॉर्डेड? अभी बता देता हूं, थर्मल रिकॉर्डेड होगा या लाइव होगा, बता देता हूं।
ठीक है सर, मुझे टेस्ट सीरीज का पूछना है, मैं मेंटरशिप का क्या फीचर है और मैं 1 महीने में कर पाऊंगा टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप, इसके बारे में भी बताता हूँ। ठीक है, चलिए जी। तो क्वेश्चन देखेंगे सर, अ कांस्टेंट करंट आई फ्लोज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस ली, द मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन विल बी। मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन बतानी है एक स्ट्रेट वायर की वजह से, जो कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी से फ्लो कर रही है। अब देखो, ये मेरा, ये थीटा है। अब यार वही वाली बात आ रही है कि हम, अगर हम इसको टेन थीटा लगाएं ही ना, वो भी पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है अगर हम इसमें टेन थीटा लगाएं ना, कि ये 90 डिग्री का डी है, क्या है, क्या है, पता है कि टेन थीटा जो है वो m/1 है। और इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा सर, अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल, राइट, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। मैं लगाऊं अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होगा, साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा। ट्राइंगल के हिसाब से कॉस थीटा क्या आना चाहिए, ट्राइंगल के हिसाब से कॉस थीटा क्या होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पर इस ट्राइंगल में ये है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर, कॉस थीटा इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस कितना आ गया, बेस इज 1 और हाइपोटेन्यूज आ गया 1 प्लस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर डी है और यहाँ हाइपोटेन्यूज। तो आप कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स के बीच में थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन, राइट। अगर हम इस फॉर्मूले से करते हैं तो डायरेक्ट आ, तो ये अप्रोच वाली बात थोड़ी सी पर फंस रही थी, हम उसको दोनों ट्राइंगल्स को सेम लेके कर रहे थे, लेकिन मैं अभी भी यही कहना चाहूंगा कि वहां से भी आंसर इसका निकाला जा सकता है। ठीक है, मेनली या तो इसमें कह सकते हैं कि थोड़ा सा डायग्राम का फ्लॉ है, क्योंकि आप समझो अगर मैं इस तरीके से इसे अप्रोच करता हूं, जिस तरीके से मैंने यहां पर अब अप्रोच किया है, कि मैंने टेन थीटा को इंपॉर्टेंस ना देते हुए मैंने इस ट्राइंगल को इंपॉर्टेंस दी, ठीक है, जब मैं इस ट्राइंगल को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं तो तब तो हमें समझ में आ रहा है कि ये आंसर आ रहा है, लेकिन जो मैं पहले कर रहा था वो भी गलत नहीं है। कहीं ना कहीं इसके आंसर आने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग फॉर्म्स आएंगी, क्योंकि यू कैन नॉट डिनाई द ज्योमेट्री, राइट। यहाँ जो थीटा बन रहा है, यानी कि यहाँ जो एन थीटा है, अगर मैं m/1 लिख रहा हूं तो ये भी गलत नहीं है कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये गलत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये वाली बात है कि इसमें यूनिट्स का फर्क हो सकता है, राइट, यूनिट्स का फर्क हो सकता है कि इनकी यूनिट्स और यहाँ पर जो यूनिट है वो अलग है, क्योंकि ये 1 आ रहा है ना। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि इसको हम 1 यूनिट कह नहीं सकते, हर एक यूनिट सिस्टम में इसको 1 नहीं कह सकते, तो ये फर्क होगा इसमें, ठीक है। तो कह सकते हैं इस क्वेश्चन के मल्टीपल तरीके से आंसर आ सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म ऑफ आंसर आ सकते हैं, लेकिन वन सच फॉर्म भी हमारे पास ये आ रही है। क्या आ रहा है हमारा, ऑप्शन सी, ठीक है जी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमने ये कंसेंट्रिक सर्कल वाला भी क्वेश्चन कर लिया था। क्वेश्चन मैंने आज शायद और होमवर्क के लिए दिया था आपको। हाँ जी, इसका क्या आंसर आया था ये बताओ, क्या आंसर आ रहा था। ये जो ऑप्शंस हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करो, चलो इसको बताते हैं, फिर इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका क्या आंसर आ रहा था, प्लीज लेट मी नो। ट्राई करिए एवरीबॉडी, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, क्या आंसर आना चाहिए इसका, फिर हम आगे बढ़ेंगे इससे आगे, जल्दी बताइए।
देखो यार, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि आपको एक सर्कुलर वायर दे रखी है और एक करंट कैरिंग वायर दे रखी है और आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द लूप निकालना है, राइट? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द लूप निकालना है। आप कैसे निकालेंगे? इसके तीन पार्ट्स हैं, एक, दो और तीन। आप देखो वायर 1 और वायर 3 के लिए तो क्या है, ये एक्सियल पॉइंट है। एक्सियल पॉइंट मतलब इसके एक्सिस में लग रहा है। एक्सियल पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। कुल मिला के जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो केवल वायर 2 की वजह से होगा। और ये है आर्क ऑफ द सर्कल। यहाँ थीटा कितना बन रहा है? ये जो आर्क का सर्कल बन रहा है वो 360 माइनस थीटा बन रहा है। क्या कह लीजिए? 2 पाई माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। 360 कितना होता है? 2 पाई माइनस थीटा। ये एंगल होता है, राइट? यही आंसर हमारा आ जाएगा। सबका यही आ रहा है? एक बार हम बता दीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ से। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है जी। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम देखेंगे यार। ऑलरेडी हमने कुछ किए हुए हैं, कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर डाल लेते हैं हम। ठीक है। यार मैग्नेटिक का क्वेश्चन था। इंडक्शन, ये फोर्स का क्वेश्चन है, ये भी हम करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कर लिया था कल, 2018 वाला कर लिया था हमने, राइट? 2018 वाला क्वेश्चन आई थिंक हमने कर लिया था। और था यार, कोई बात नहीं, पहले थोड़ा सा थ्योरी डेवलप करते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चंस जो हैं वो बाद में डिस्कस करें। शाम में आया था यार वाला, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 47 बताइए, ये भी एक मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, क्या कहता है? A long wire carrying current I along the z direction, which of the following are correct? क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट से एवरीबॉडी। प्लीज लेट मी नो एवरीवन, क्या आएगा इसका आंसर? बताइए। क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन कहता है लॉन्ग वायर कैरीज करंट आई along the z direction, which of the following is correct? मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है, मोर देन वन आंसर कैन करेक्ट हियर। देखो क्या कहता है सर, बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई। यहाँ पर आपको दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है,
फिलहाल देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ, करंट जो है, करंट कैरिंग वायर जो है वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में। नाउ आपको एक सर्कल दे रखा है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस वाई, मतलब 1 1 से। रेडियस क्या है इसका? 2 स्क्वायर। तो आप देखो 1 1 से ये 1 1 हो गया सर। अगर मैं यहां से एक सर्कल बनाता हूं रेडियस 2 का, रेडियस 2 का सर्कल ऐसा बनेगा, के अंदर ओरिजिन आ जाएगा, राइट? के अंदर ओरिजिन आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, डिस्टेंस कितना होगा? अगर 1 1 ये है तो ये डिस्टेंस होगा √2, और हमारा रेडियस कितना है इसका? रेडियस है 2, 2 इज ग्रेटर देन √2, यानी कि ये जो सेंटर है, सेंटर इज विद इन सर्कल। सेंटर जो है वो विद इन सर्कल है। तो विद इन सर्कल का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस डॉट dl विल बी म्यू आई एन। अब ये क्लॉकवाइज दे रखा है। क्लॉकवाइज देने का मतलब क्या है? घड़ी की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग अगर मैं राइट हैंड थंब रूल बनाऊं तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग राइट हैंड थंब रूल का नेगेटिव जेड डायरेक्शन, मतलब अंदर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और बाहर वाला डायरेक्शन नेगेटिव होगा इसके अकॉर्डिंग। तो यानी कि हमारा करंट तो यार बाहर की तरफ है, हमारा करंट बाहर की तरफ है, तो ये माइनस आई आ जाएगा। क्या ये बात सही है या गलत है? सही। तो यानी कि पहला ऑप्शन का जो आंसर आएगा वो एक्चुअल में माइनस म्यू नॉट आई आएगा। सर माइनस म्यू नॉट आई क्यों आएगा? माइनस म्यू नॉट आई इसीलिए आएगा क्योंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है सर। तो पहला आंसर गलत हो गया क्योंकि यहां माइनस नहीं। अब दूसरा ऑप्शन क्या है सर? डेल क्रॉस बी। डेल क्रॉस बी क्या होता है? म्यू नॉट जे होता है। ठीक है, डेल क्रॉस बी इज म्यू नॉट जे। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमें 1 1 पर निकालना है सर। अपना करंट तो सारा का सारा यहाँ पर है, 1 1 पर तो कुछ भी नहीं है, 1 1 पर तो डेंसिटी 0 है। 1 1 पर डेंसिटी 0 है, तो 1 1 पर डेल क्रॉस बी की वैल्यू 0 है, तो ये सही। मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉन जीरो थ्रो एक्स जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, जेड ग्रेटर देन जीरो। ऑप्शन सी क्या कहता है? अब देखो यार, मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में। अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो आप कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ठीक है, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ये है, ठीक है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉन जीरो फ्रॉम एक्स जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, जेड ग्रेटर देन जीरो। अब अगर वाई और जेड प्लेन की बात करें, अगर हम ये मेरा वाई और ये मेरा जेड प्लेन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से तो केवल और केवल वाई और जेड प्लेन में क्या हो रहा है? वाई और जेड प्लेन में तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है केवल। तो मैं सर्कल बनाऊं तो आप कह सकते हैं यहां तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन केवल ऐसा है, सिर्फ केवल एक ही डायरेक्शन में। एक ही डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है? टोटल फ्लक्स जीरो नहीं होगा। फ्लक्स जीरो कब होता है मुझे बताओ? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स तब जीरो होता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो, राइट? अगर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो आप कहो इस बॉक्स का मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? ऑप्शन सी सही है, राइट? ऑप्शन फोर क्या कहता है? ऑप्शन डी कहता है सर कि एक्स वाई ये है इस सर्कल के लिए, इसका सेंटर क्या है? 1 1, राइट? 1 1 ये सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन के लिए 1 1 सेंटर है और हाफ रेडियस है इसका। ठीक है, वो कह रहे हैं इस सर्कल का जो है रेडियस हाफ है। अब आप जानते हो यहां से ये डिस्टेंस तो √2 है, ये 0.5 है। अब आप देखो वाई करंट कैरिंग वायर तो यहां रखी है, यानी कि इस लूप के अंदर जो आई एनक्लोज्ड है वो क्या है? लूप का जो आई एनक्लोज है वो है।
ठीक है जी, ये वाली बात आपके समझ में आ गई, इतना क्लियर। आप इस तरीके से कुछ मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं जो इस लेवल के पूछे। क्वेश्चन और मजेदार है। आज हम क्वेश्चन ही कर लेते हैं, आज हम कोई थ्योरी नहीं छेड़ते, बिकॉज काफी सारा समय उस क्वेश्चन में चला गया हमारा। ठीक है, तो आज हम थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसे थ्योरी फिर नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन है रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, क्या रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड कैरीज करंट I, distance from center is R, from कॉर्नर इज आर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करेंगे। फाइंड बी एट सेंटर, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि सर रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड कैरीज करंट आई एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ईच कॉर्नर इज आर, तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। पॉलीगन का मतलब क्या होता है सर? पॉलीगन कोई भी हो सकता है, मतलब ट्राइंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, हेप्टागन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी, मान लीजिए अगर मैंने एन साइड रेगुलर पॉलीगन लेता हूं, कोई भी रेगुलर एन साइड पॉलीगन आपको लिया, मान लो ये मैंने हेक्सागन ले लिया एग्जांपल के लिए। रेगुलर हेक्सागन का मतलब, रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है सब डायरेक्शंस और सब डिस्टेंसेस सेम होंगे उसमें। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, हम अगर बात करें हमारे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के तरीके पर भी आएंगे हम, लेकिन फिलहाल हम एंगल की बात करें कि यार रेगुलर पॉलीगन में ये एंगल कैसे डिवाइड होता है। यहां पर आप समझो, ये जो रेगुलर पॉलीगन है ये कितने पार्ट्स में बटा हुआ है? एन पार्ट्स में बटा होता है, यानी कि अगर यहाँ पर 6 है तो ये 6 पार्ट्स में बटा हुआ है। अगर ये एन साइडेड होता तो एन पार्ट्स में बटा होता। ये हर एक एंगल जो है, समझने वाली बात है कि जो एन पॉलीगन है, साइड पॉलीगन है, क्या होता है सर? में एन वायर हो गई, करंट कैरिंग वायर। हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, अब हमें जो डिस्टेंसेस हैं ये आर दे रखी है। अब सबका डायरेक्शन सेम है, मैग्नेटिक फील्ड टोटल जो होगी वो सबका सम टोटल होगी। यहां पर सबका वैल्यू सेम होगा क्योंकि सब आइडेंटिकल है। अगर मैंने एक भी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी, मैं सबके लिए निकाल दूंगा। जी, मैं एक वायर के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? एंगल चाहिए होता है। ये एंगल क्या हो जाएगा सर? क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, और एन साइड से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो थीटा है कितना आ रहा होगा सर? 2 पाई बाय 360 डिग्री बाय एन, यानी पाई बाय एन। तो आप यहां पर भी देखो, अगर मैं एक सिंगल वायर के लिए करता हूं इसे, तो सिंगल वायर के लिए करता हूं तो 2 पाई एन विल बी डिवाइडेड बाय पाई बाय एन, पाई बाय एन, करंट कैरिंग वायर आई, डी डिस्टेंस, दिस इज आर, दिस इज। अब इतना समझ में आया आपको क्या करना है सर? रेगुलर पॉलीगन में क्या करना है? उसको एन साइड्स में डिवाइड करना है और इस एक वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये निकालिए। ये 2 मिनट है आपके पास इस क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन। क्या आ जाएगा बताओ? आंसर क्या आना चाहिए? एवरीबॉडी ट्राई करेंगे, प्लीज लेट मी नो।
सर ICTS में जाने के लिए गेट में कितना रैंक चाहिए होता है? टॉप 50 के अंदर रैंक चाहिए होता है जनरल के लिए। देखो यार, इसका ना गेट का रैंक का कोई वो नहीं होता है क्राइटेरिया, में आपको सही बताया है। जैसे IIT जैम की अगर मैं बात करूं तो IIT जैम में जो ISC बैंगलोर बुलाता है वो मतलब ICTS ISC बैंगलोर के थ्रू ही बुलाता है, लेकिन टॉप रैंक्स को बुलाता है, तो मतलब अंडर 100 समझ लीजिए, राइट। लेकिन अगर हम गेट एग्जाम में बात करें तो गेट एग्जाम में हर साल डिपेंड करता है कि कितने PhD कैंडिडेट वो ले रही हैं, सही है, और कितना डिमांड है वहां पर स्टूडेंट्स का, और कितने लोगों ने ICTS को चूज किया है फॉर्म फिल करते समय, ठीक है। बाकी इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आप चेक करना। रीसेंट ईयर्स का मुझे भी आइडिया नहीं है कि ICTS ने लास्ट ईयर कितने रैंक तक बुलाया था। पहले मैं कह सकता हूं कि 2-3 साल पहले यार आई थिंक 50 और 100 रैंक्स वाले बुलाए थे, कुछ 50 से 100 रैंक तक के बुलाए थे, ठीक है। बट एक बार रीसेंट ईयर्स का मुझे चेक करना पड़ेगा या किसी स्टूडेंट से बात करनी पड़ेगी, फिर लेट यू नो। देखो सर, अगर हमें इस एक वायर के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा, फटाफट से देखेंगे यार। यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी थीटा 1 प्लस साइन, तो थीटा तो एंगल तो सेम है, हमें क्या निकालना है, यहाँ डी निकालना है। डी कैसे निकलेगा, वही सर, ये 90 डिग्री है, ये आर है, ये थीटा है। अब ये क्या हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, और ये तो बेस है ना, ये एंगल, ये बेस है। आज तो भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस पाई बाई एन आ जाएगा, राइट। तो हमें बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमारा आर है, तो ये कॉस पाई बाई एन, ठीक है, राइट। हमारी डी निकल आई है नॉट आई अपॉन 4 पाई, राइट। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आ रही है आर कॉस पाई बाई एन, राइट। और यहाँ साइन 2 पाई, क्योंकि दोनों सेम है तो आप ट्वाइस कर सकते हैं, would be म्यू नॉट आई अपॉन पाई 10 पाई बाई एन। ये तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, तो ये 4 कट जाएगा, तो म्यू ऑन 2 पाई आर एन मल्टीप्लाई, देन ये आ रहा है हमारा फॉर्मूला। सर ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए क्या, अगर आप याद कर सको तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप रेक्टेंगल के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है, किसी के लिए भी फॉर्मूला निकाल सकते हो यहाँ, ठीक है। यहाँ आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ से रेक्टेंगल के लिए भी निकाल सकते हो, पेंटागन के लिए भी निकाल सकते हो, बस आपको वैल्यू डालनी है, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। यहाँ से चाहो तो आप सर्कल के लिए भी निकाल सकते, सर्कल क्या होता है, इन्फानाइट पॉलीगन होता है, इन्फानाइट साइड्स है, वो पॉलीगन होता है सर्कल। पर सर्कल के लिए कैसे निकालेंगे सेंटर पर, आप देखो यहाँ पर अगर आप n टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दो, नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, सही है। अब यहाँ पर पाई से सामने यहाँ पर नीचे ले आए गलती से, 1/n आएगा, 1/n आएगा यहाँ पर। अगर मैं इसको लिख रहा हूँ, क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन आर को n पाई बाई n अपॉन पाई बाई n ऐसे, राइट। अब मैं इसमें लिमिट लगाऊं, क्या हो जाता है ये, तो हमने पढ़ा है सर, लिमिट x टेंडिंग टू साइन x बाय एक्स,
1 हो जाता है, वैसे ही 10x भी 0 हो जाता है, राइट। यहाँ n इन्फिनिटी हो जाएगा तो पाई बाई n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं, क्या आ जाएगा, लिमिट डालते ही ये 1 हो जाएगा, और जो आंसर बचेगा वो यू नॉट आई अपॉन 2r बचेगा। तो ये किसका बच रहा है सर, सर्कल के लिए ही बच रहा है। यही बात सही है, सर्कल के लिए ही ये बच रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर है सबको। एन साइडेड पॉलीगन के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो ये जस्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, जरा इसका आंसर बताना मुझे। सर ये जस्ट में एक क्वेश्चन, इस फॉर्मूले के बेसिस पे जस्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 45 जो दिख रहा है आपको असाइनमेंट का। करिए, ट्राई करिए एवरीबॉडी। बस 2 मिनट है इस क्वेश्चन करने के लिए, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। तो यार क्या आ जाएगा, अभी हमने बात करी इसमें एन साइडेड पॉलीगन का ये फॉर्मूला होता है, राइट। बताया अभी आपको कि एन साइडेड पॉलीगन का क्या फॉर्मूला। अगर हम हेक्सागन की बात कर रहे हैं तो हेक्सागन में 6 होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाना चाहिए, म्यू और 10 पाई बाई 6। इनकी वैल्यू 6 डाल दी मैंने। अब लेंथ ए कैरिंग क्या दे रखा है हमें, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड दिस। देखो रेगुलर हेक्सागन हमें दे रखा है, तो हमारा आर और ए का रिलेशन क्या है, हम वो फाइंड करेंगे सर। आर और ए का रिलेशन क्या होगा, साइड ए ये है और आर ये है। अब आपको पता है हेक्सागन में क्या होता है, ये 360 डिग्री को अगर मैं डिवाइड करूंगा 6 से तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, और ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। आर और ए इक्वल होते हैं। हेक्सागन की कहानी ये है कि आर और ए जो है इक्वल होते हैं। आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूले में आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2। 10 पाई बाई 6 कितना होता है सर, 10 पाई बाई 6 इज 1030 डिग्री, 1030 डिग्री इज आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। यही बात आपके समझ में आई, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये क्लियर है एवरीवन, सबको बात समझ में आ गई, यस। क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है, डन हो गया। चलिए, आज का होमवर्क आपका ये है, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 36 आपका होमवर्क है, इसको आज को होमवर्क में करना है आपको, एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इसका आंसर क्या आएगा। एवरीबॉडी, क्या आपका होमवर्क हो गया, प्लीज मार्क कर लेंगे, ठीक है जी। बाकी जैसा कि आपको पता ही है यार, कक्षास पे हमने नए जो बैचेज हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं जैम 27 के लिए।
जैम 27 के लिए और ऑल्सो CSR नेट और गेट के लिए बैचेस स्टार्ट है, तो जो लोग अपनी तैयारी करना चाहते हैं दे कैन बिगिन विद दिस। ठीक है, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेनिफिट्स और एक्स्ट्रा ऑफ्स हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप के लिए पूछ रहे थे, देखो टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप दोनों ही अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप आपको दोनों ही यहाँ पर मिल जाएंगे यार। ठीक है, प्लीज एक बार चेकआउट कर लेंगे। ठीक है एवरीबॉडी, एक बार चेकआउट कर लेना, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप दोनों ही मिल जाएगी। चेकआउट एंड ठीक है एवरीवन, देन आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। सर जेस्ट एग्जाम के लिए कोई बैच ला सकती हैं? जेस्ट एग्जाम के लिए भी बैच आएगा, लेकिन जैम एग्जाम के बाद हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, जेस्ट का जो क्रैश कोर्स आएगा वो हम जैम के बाद लेके आएंगे। पहले तो अभी तक तो पहले तो यही बेसिक क्लासेस करिए, उसके बाद हम जेस्ट के लिए स्पेशल क्लासेस लेंगे। ठीक है, जेस्ट को सर थर्मो को रिकॉर्डेड देखना है। देखो उस दिन हमने बात करी थी कि ये हम लाइव करेंगे, ये हम रिकॉर्डेड करेंगे, फिर हम ये लाइव करेंगे और ये रिकॉर्डेड करेंगे। फ्रेंड्स का ये वाला और ये वाला हम रिकॉर्ड करेंगे, EMT और थर्मो हम लाइव करेंगे। ठीक है एवरीवन, फिलहाल के लिए ये प्लान है, बाकी फिर आगे का देखते हैं, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है एवरीवन, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन।